Hello students. Students, in the last video session we have discussed about the atomic theories. First of all, we have discussed about the atomic theory given by the John Dalton in 1808, and after that we have discussed about the modern atomic theory. So students, our today's first topic is Berzelius hypothesis. So let's have a look on this topic. What Berzelius hypothesis says that equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस हाइपोथेसिस कि अगर हम गैसेस ले रहे हैं, अगर हम मान लो हम दो गैस ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी क्लोरीन गैस ले रहे हैं, ठीक है, और इनका इक्वल क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी कि अगर मान लो इसको 1 लीटर लिया और इसका भी 1 लीटर लिया, ठीक है, तो जो इसके 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही इसके 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर होंगे। यानी कि जितनी भी गैसेस हैं अगर उनका सेम वॉल्यूम हम ले रहे हैं तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये बोल रहा है बर्जेलियस हाइपोथेसिस। यानी कि अगर हम H2 ले रहे हैं 1 लीटर और उसके अंदर n एटम्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो क्लोरीन के 1 लीटर के अंदर भी n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और जब ये मिलके क्या बनाएंगे, HCl गैस बनाएंगे, ठीक है, जब ये मिलकर के HCl गैस बनाएंगे तो उसके अंदर 2n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n इसके जुड़ के क्या बना देंगे 2n, ठीक है। तो बर्जेलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं गैसेस की, अगर 2 या 2 से अधिक गैसेस की, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं हम उनकी और उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हर वॉल्यूम के मतलब गैस के अंदर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। किसके अंदर, यदि हम सिमिलर कंडीशन रखते हैं, यानी कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर दोनों गैसेस को रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि एक गिवन प्रेशर या टेम्परेचर के ऊपर कितनी भी गैस ले लो आप, ठीक है, अगर उन सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, ठीक है। ये बोला है बर्जेलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अब इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, इसकी लिमिटेशन ये है, अगर मान लो हम लेते हैं 1 एटम ऑफ दिस एंड 1 एटम ऑफ दिस, देन इट विल मेक 2 एटम्स ऑफ HCl gas, and if we want to have only 1 atom of HCl gas, then the atom of H2 and Cl2 should have only 1/2। यानी कि अगर हमें एक एटम प्राप्त करना है HCl गैस का तो हमें लेना ही पड़ेगा H2 का और Cl2 का केवल आधा एटम, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, एक एटम बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, जो जॉन डाल्टन ने हमें दिया था, पोस्टुलेट्स दी थी कि एटम इज इनडिविजिबल, कि एटम्स के फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया ये हाइपोथेसिस। इसको जो है इस हाइपोथेसिस को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एवोगैड्रो ने दिया एक हाइपोथेसिस जिसको बोला जाता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां तक बिल्कुल सेम है कि अगर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर हम जितनी भी गैसेस लेंगे, ठीक है, बर्जेलियस के अकॉर्डिंग तो क्या था कि उनके नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, ठीक है, चाहे कितनी भी गैसेस ले लें, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल ले रहे हैं हम सभी का तो उनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। इसने क्या उसमें चेंज किया, क्या संशोधन किया कि अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, गैसेस ले रहे हैं, जितनी मर्जी गैसेस ले लो, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है सभी का तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम के अंदर वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल, ठीक है, ये बोला इसने। अब H2, वही एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के दोनों के अगर 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस, देन मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन के 1 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्लोरीन के 1 लीटर में भी कितने होंगे,
n मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है। तो 2HCl के अंदर कितने होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इनको तो चाहे हाफ कर दो, अब मॉलिक्यूल का हाफ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 2 और मोर एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल को तो हाफ करेंगे तो उसके अंदर एटम्स क्या होंगे, इंडिविजिबल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जिसने क्या किया, करेक्ट किया बर्जेलियस हाइपोथेसिस को। अब उसके बाद वी हैव सम डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन which we should know about. So first of all, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है, एटॉमिक मास की है, कि एटॉमिक मास को आप कैसे डिफाइन करोगे, कि क्या होता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, ठीक है। सभी जितने भी एटम्स हैं, मतलब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स का मास यानी कि एटॉमिक मास हम किसके बिहाफ पे निकालते हैं, कार्बन को क्या मान के, कार्बन के मास को से रिलेट करके हम उन सभी का मास निकालते हैं। और कार्बन का भी कौन सा, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 भी होता है और 14 भी होता है, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 वाला आइसोटोप यानी कि जिसका मास 12 है, 12 यूनिट है, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मान के उसको बाकी जो है एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, उनका मास निकालते हैं। अब कैसे, अब रिलेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास, आपको कोई, आपने मार्केट से वेजिटेबल खरीदी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो वेजिटेबल दे रहा आपको यानी कि बेचने वाला, ठीक है, वो क्या करेगा, एक कुछ मतलब रखेगा कुछ ना कुछ, जिससे वो क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा कि कितना वेट मैं दे रहा हूं वेजिटेबल का, यानी कि कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ रखेगा, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं 1 kg का, 2 kg का, ठीक है, कुछ ना कुछ तराजू के अंदर रखेगा, जिससे आपको वो बता पाएगा कि मैंने इतना kg आपको वेजिटेबल्स का दिया है, ठीक है। ऐसे ही जो हम 1 kg या 2 kg का जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, एलिमेंट्स के केस में कार्बन 12 को, ठीक है। मान लो ये कार्बन 12 है, ठीक है, ये कार्बन 12 का एटम है, ठीक है, और ये क्या है, मान लो ये तराजू है, ठीक है। तो यहां पे जो भी एटम हम रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर जितने कार्बन के एटम होंगे, यानी कि इस साइड जितने कार्बन के एटम हमें रखने पड़ेंगे, मान लो हमें 3 एटम्स रखने पड़ गए, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 12, ठीक है, 36 हो जाएगा इसका वेट। ऐसे हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के एटम से कंपेयर करके मास निकालते हैं, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास of its atoms as compared with an atom of carbon taken as 12, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप के से का रिलेटिव मास जो आएगा, यानी कि उसके साथ क्या करके कंपैरिजन करके, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ ग्राम का फर्क है और एक्चुअल में भी सिर्फ ग्राम का ही फर्क है। क्या फर्क है, The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass, यानी कि जब एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर लिख दिया जाता है, अगर हम ग्राम के अंदर लिख देते हैं, जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है, 12 यूनिट है, ठीक है, 12 यूनिट क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है। जब इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन का, 12 ग्राम, ठीक है, तो यूनिट की जगह पे क्या आ जाएगी, यूनिट ग्राम आ जाएगी, तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। आफ्टर दैट वी हैव मोलिकुलर मास। What do you mean by molecular mass? Molecular mass क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक मास पढ़ा वो एटम का था, और ये किसी भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। मान लो कोई सब्सटेंस है, किससे मिलके बना हुआ है, कोई भी मान लो एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई CH4, इससे मिलके बना हुआ है कोई मैटर, ठीक है। CH4 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, जो CH4 का मास होगा, ठीक है, और वही क्या होगा, उस पूरे मैटर का मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मान लो काफी सारे CH4 हैं, CH4 हैं,
उन सभी का एवरेज जो मास निकल के आएगा और उनको रिलेट किया जाएगा कार्बन 12 से, यानी कि कंपैरिजन किया जाएगा कार्बन 12 से, ठीक है, तब वो क्या होगा, उसको जो मास आएगा उसको बोला जाएगा मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये होगा मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन कर लेते हैं। So students, our next definition is atomic mass unit. Atomic mass unit क्या होती है? One atomic mass unit is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है? कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 हिस्सा, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 यूनिट क्या आएगी, 1/12 ऑफ, अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, 12 यूनिट, और 1/12 यानी कि 1 यूनिट, इसको बोला जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये होती है हमारी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास समझा था, क्या था, सिंपल, बस जब यूनिट को ग्राम से चेंज कर दिया जाए, यानी कि यूनिट जब उसकी ग्राम ले ली जाए तब एटॉमिक मास को हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास है। ऐसे ही मोलिकुलर मास जो होता है, एक मोलिक्यूल का जो मास होता है, अगर उसकी यूनिट ग्राम लिख दी जाए, यानी कि उसकी यूनिट ग्राम में लिखी जाए, तब उसको क्या बोला जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी एवोगैड्रोस नंबर। So, what is meant by Avogadro's number? It may be defined as the number of atoms or molecules present in 1 mole of element or substance. कोई हमारे पास एलिमेंट है, सब्सटेंस है, उस एलिमेंट के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और अगर कोई मोलिक्यूल, अगर कोई सब्सटेंस है, उसके 1 मोलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि या तो मॉलिक्यूल से डिफाइन करें या एटम से। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो उसके अंदर कितने, उसके 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, उसको बोला जाएगा एवोगैड्रो नंबर। यदि बात करें मॉलिक्यूल की, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसको बोला जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर को लिखा जाता है या दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 into 10 raised to power 23, 6.022 into 10 raised to power 23। ये नंबर ऑफ एटम्स है, जितने एक मोल ऑफ एटम में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन कितने नंबर ऑफ एटम्स, 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है। ऐसे ही 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स। और एटम्स कितने होंगे, अब CO2 मोलिक्यूल है, इसके अंदर मोलिक्यूल तो इतने होंगे, लेकिन एटम्स कितने होंगे, अब एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल कितने एटम होंगे एक मोलिक्यूल के अंदर, 3 एटम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 3 into 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, ठीक है। ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मोल कंसेप्ट। मोल के बारे में जानेंगे। अभी हमने ये तो जान लिया कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, उसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, या एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बोला जाएगा एवोगैड्रो नंबर। अब ये मोल बेसिकली होता क्या है, मोल को डिफाइन करेंगे 3 एस्पेक्ट्स में। पहले हम इसको मास के टर्म में पढ़ेंगे कि मास, कितना मास आता है एक मोल के अंदर, उसके बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं एक मोल के अंदर, उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम से, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इन टर्म ऑफ मास मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मोल के अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि इस सब्सटेंस का इतना मोल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मोल बेसिकली क्या होगा, अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू
ग्राम एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि उस मोलिक्यूल उसका मोल कितना होगा, एक मोल के अंदर उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मान लो मोलिक्यूल हैं, एक मोलिक्यूल का जो उसका मोलिकुलर मास होगा, या मान लो एक एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं मोलर मास, मोल निकाल रहे हैं एक एलिमेंट का कि कितने इसके अंदर मोल हैं, तो एक मोल के अंदर कितना आएगा, कितना मास आएगा, उस एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो तो होगा उसका एक मोल का मास, ठीक है, कितना मास आएगा एक मोल के अंदर। ऐसे ही अगर हमारे पास मोलिक्यूल है तो उसके अंदर एक मोल ऑफ मोलिक्यूल का मास कितना आएगा, जितना उस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास है। यानी कि अगर हम एटम का मोल निकाल रहे हैं कि एटम के एक मोल में कितना मास आएगा, तो एक मोल में एटम के उतना ही मास आएगा जितना उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। यानी कि अगर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम के अंदर एक मोल होगा। अगर हम ले रहे हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तब 24 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर 2 मोल्स ऑफ कार्बन आएंगे, कार्बन एटम आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ले रहे हैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब हम 3 मोल्स ऑफ कार्बन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा एटॉमिक मास। अगर मोलिकुलर मास से डिफाइन करें, एक मोल ऑफ मोलिक्यूल्स कितना होगा, यानी कि अगर हम ले लिया कि हम ले लें कि हमारे पास एक मोल ऑफ मोलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास मोलिकुलर मास है। यानी कि अगर हम बोले हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 है, हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स है, तो हमारे पास कितना होगा 44 ग्राम होगा, जो कि मोलिकुलर मास होता है CO2 का, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे 88 ग्राम ले लें, 88 ग्राम ऑफ CO2 मींस दैट वी हैव 2 मोल्स ऑफ CO2। समझ में आया कि अगर हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब हमारे पास एक मोल है CO2 का। अगर हमारे पास 88 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल है, 88 ग्राम ऑफ CO2 है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ CO2 है, ठीक है। ये होता है मोल्स की डेफिनेशन बाय इन टर्म ऑफ मास, ठीक है। अगर हम इसे नंबर ऑफ एटम से जाने, तो ये हमने बेसिकली एवोगैड्रो नंबर के अंदर पढ़ा ही है कि एक मोल ऑफ एटम के अंदर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हम क्या मानेंगे, अगर हमें दिया है एक सब्सटेंस का एक मोल, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर उस सब्सटेंस के या उसके मान लो हमारे पास दिया है, गैस करो कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का एक मोल दे दिया है, ठीक है, कि तुम्हें दिया है कि आपके पास ये ऑक्सीजन का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। उस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम्स के अंदर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स में और एटम्स में डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना कि क्या कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है एटम से, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा मोल इन टर्म ऑफ नंबर्स कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं मोल से। अब जानते हैं, आइए जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, मोल को हम वॉल्यूम के टर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। A mole is defined as the amount of gas which has 22.4 liters at STP. STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है मोल की कि 1 मोल, अगर हम बोले कि 1 मोल गैस हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 22.4 लीटर गैस है, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम के साथ रिलेशन 1 मोल का। 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर्स ऑफ गैस आता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है मतलब सेट किया गया है, ठीक है, यूनिवर्सली। उसके बाद
जो है टेम्परेचर प्रेशर जैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी वेरी करेगी उसके साथ, बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग एक मोल के अंदर 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कंटेन करेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमारे पास हमें ये बोला जाए कि हमें एक मोल O2 दी गई है ऑक्सीजन गैस, अगर मैं बोलूं कि आपको 1 मोल ऑफ O2 गैस दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल मीनिंग होगा मोल का इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के रूप में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला मास क्या होता है, बेसिकली इसको सिंपली समझेंगे। जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दिया गया है हमें किसी भी कंपाउंड का, जैसे NaCl है, NaCl बेसिकली एक नमक होता है, सोल्ट हमारा, ठीक है। तो NaCl के अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है ये, ठीक है। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन के जो एटम का जो एटॉमिक मास होगा, सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास, इनके सम को ही बोला जाता है फॉर्मूला मास। यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास जब हम ऐड कर देंगे 1 by 1, तो किसका ओवरऑल निकल के किसका आएगा, फॉर्मूला मास निकल के आएगा हमारा NaCl का या किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा फॉर्मूला मास। द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट दिया गया है जिसके अंदर ये दर्शाया गया है कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं, जैसे सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है, तो इनका जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों का सम करके आएगा हमारा NaCl का फॉर्मूला मास, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला मास। उसके बाद ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर ग्राम मोलिकुलर मास पढ़ा था। सिंपली क्या था कि मोलिकुलर मास की यूनिट अगर हम ग्राम से डिनोट करते हैं तो वो बन जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। ऐसे ही अगर एटॉमिक मास की यूनिट हम ग्राम से क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर दें, ग्राम के अंदर उसको डिस्क्राइब करें तो क्या करेंगे, उसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही अगर फॉर्मूला मास की यूनिट यू से चेंज करके क्या रख दी जाए, ग्राम के अंदर उसको बताया जाए, ठीक है, कि NaCl का जो मास है, मान लो हम 58.5 से ये बोले कि 58 ग्राम है, तो वो क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl होगा। तो ये होगा हमारा ग्राम फॉर्मूला मास का कंसेप्ट। उसके बाद आ जाता है लास्ट वाला मोल। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर मोल को कैसे डिफाइन करेंगे कि आयनिक कंपाउंड में एक 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ मोल ऑफ an ionic compound is defined as the amount of substance which has mass equal to ग्राम फॉर्मूला मास। यानी कि एक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का एक मोल क्या होगा, वही उसका क्या होगा, फॉर्मूला मास ही होगा उसका एटॉमिक, मतलब एक मोल की वैल्यू, एक मोल के अंदर कितना मास होगा, जितना उसके फॉर्मूला मास, जितना उसका फॉर्मूला मास होगा, ठीक है। जैसे NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जो 1 मोल के अंदर क्या कंटेन करेगा, जो NaCO3 का हमारा फॉर्मूला मास होगा वही वैल्यू होगी 1 मोल की, ठीक है। और दूसरी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, which contains Avogadro's number of formula unit, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने एवोगैड्रोस नंबर वो कंटेन कर रहा है, ठीक है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा मोल ऑफ फॉर एन आयनिक कंपाउंड। So this is all about today, and in next class we will discuss about the solutions.